प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका आपकी अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आगे की वीडियो में हम पुस्तपालन के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पुस्तपालन का आशय, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, बुक कीपिंग, बुक धन कीपिंग। इसमें बुक का आशय है किताब और कीपिंग का आशय है रखना, मीन्स किताब रखना, किताब रखना। इस किताब रखना शब्द से हमारे मन में एक बात आ सकती है कि किसी भी किताब को उठाकर किसी भी अलमारी पर रखना। लेकिन यदि ऐसा विचार हमारे मस्तिष्क में आता है तो यह पूरी तरह से गलत है। इसका आशय किताब को उठाकर रखना नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा किए गए लेन देनों और व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना है। किताब रखना मतलब हिसाब किताब को लिखना, किसी हिसाब किताब की पुस्तक में किए गए व्यवहारों को लिखना। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि मानव मस्तिष्क की एक सीमा होती है। एक निश्चित सीमा के बाद मानव अपने द्वारा किए गए कार्यों को भूलने लगता है। तो उन कार्यों को चूंकि भविष्य में हमें याद रखने की आवश्यकता है, इसलिए किसी जगह पर व्यवस्थित तरीके से लिखना ही पुस्तपालन है। तो यहां पर हम देखेंगे पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक धन कीपिंग, पुस्त धन पालन, जिसमें पुस्त या बुक का अर्थ है किताब, कीपिंग का अर्थ है रखना, मीन्स किताब रखना, मीन्स हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना। तो पुस्तपालन का आशय है हिसाब किताब को, लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना। यहां आपको इसलिए पूरा मैटर लिख दिया जा रहा है जिससे आप अपने नोट्स को भी प्रॉपर वे में तैयार कर सकें। तो देखते हैं पुस्तपालन के आशय में आपको क्या लिखना है। साधारण शब्दों में पुस्तपालन का आशय हिसाब किताब की पुस्तक रखना है, अर्थात पुस्तपालन वह विधि है जिससे उन व्यापारिक लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखा जाता है। बात आ गई ना कि हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखा जाना, लिखना, यह एक विधि है और यह विधि ही पुस्तपालन है। जिनका मुद्रा में मापन संभव है। यहां पे एक बात जानने की आवश्यकता है कि जिस भी व्यवहार की वैल्यू हम मुद्रा में नाप सकते हैं, केवल उन्हीं का लेखा पुस्तपालन में किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखें तो अगर हमें यह मार्कर खरीदना है तो इस मार्कर की कोई कीमत होगी जिसके बदले हम इस मार्कर को खरीद सकते हैं या इस मार्कर को बेच सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईमानदार प्रवृत्ति का है तो उसकी ईमानदारी का क्या मूल्य है यह मापना असंभव है। तो इस तरह से मीन्स यह एक गुण है, तो गुण जैसी चीजों को मुद्रा में चूंकि मापा नहीं जा सकता, इसलिए उसका यहाँ पे लेखांकन नहीं हो सकता। तो समझने की आवश्यकता यह है कि पुस्तपालन में केवल लेखा उन्हीं का किया जा सकता है जिनकी कीमत मुद्रा में नापी जा सके। नेक्स्ट बात है, इसमें व्यवहारों को एक निश्चित नियम, सिद्धांत, मान्यताओं एवं अवधारणाओं के आधार पर लिखा जाता है। जो भी हमें अपने हिसाब की पुस्तकों में लेखा करना है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें जैसे चाहे वैसे लिख दें। उसका एक नियम है, एक अवधारणा है, मान्यता है, प्रथा है, जिसके और एक सिद्धांत है जिसके अनुसार हम उसको लिख सकते हैं। यहां पे एक शब्द मिल रहा है आपको, नियम, नियम, रूल, जिनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। दूसरा शब्द है सिद्धांत, दूसरा शब्द है सिद्धांत। सिद्धांत शब्द का जो अर्थ है वो यह है
कि कोई भी ऐसा नियम जो सर्वत्र समान रूप से लागू हो। सिद्धांत कब बनता है, इसकी कुछ परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पे बार बार चेक करने के बाद अगर परिणाम एक समान ही आता है, सर्वत्र एक जैसा रिजल्ट वो देता है, तो उसे सिद्धांत मान लिया जाता है। तो इसमें जो नियम और कानून है, उन कानूनों के अनुसार, उन सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य किया जाता है। अगले शब्द हैं मान्यताएं और अवधारणाएं। इन दोनों पे पूरा ये सिद्धांत, ये लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन की मान्यताएं और लेखांकन की अवधारणाओं पे हम आगे विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी हम यह जान लें कि इसमें जो लेखा किया जाएगा वो किसी पूर्व निश्चित नियम, कानून और सिद्धांत के अनुसार ही लेखा किया जाएगा। यहां पे इसी बात को स्पष्ट करने के लिए दो लेखा शास्त्रियों की परिभाषाएं भी दी गई हैं। पहली परिभाषा है प्रोफेसर J.R. बार्टलीबाय के अनुसार। इन्होंने बताया व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में लिखने की कला का नाम ही पुस्तपालन है। ये परिभाषा है। परिभाषाओं के बारे में एक आदि सत्य है कि जब भी हम नोट्स में परिभाषाओं को लिखते हैं तो वर्ड टू वर्ड ज्यों का त्यों लिखते हैं। परिभाषाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कारण क्या है, यहां पे देखिए डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। आपने पिछली कक्षा में अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा था। उसमें जो डायरेक्ट नरेशन होता था, जो डायरेक्ट होता था, उसमें ये डबल इन्वर्टेड कामा लगा होता था, और जब वो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता था तो ये डबल इन्वर्टेड कामा हट जाता था। इसका मतलब क्या है कि जब वक्ता की कही गई बात को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे हमें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना पड़ता है। तो यदि आपको भी इस परिभाषा को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है परीक्षा के दौरान, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। और इसका मतलब क्या है कि परिभाषा को आपको ज्यों का त्यों लिखना है। मीन्स इसे रटना होगा, आपको लिख लिख कर याद करना होगा। इस परिभाषा को अपने मर्जी से आप बना के नहीं लिख सकते हैं। दूसरे विद्वान हैं स्पाइसर एवं पेगलर। इन महोदय ने बताया कि पुस्तपालन व्यावसायिक एवं अन्य सौदों को मौद्रिक रूप में, एक शब्द आपको मिला मौद्रिक रूप में। मौद्रिक मीन्स मुद्रा के रूप में। मीन्स अभी पहले चर्चा किया कि जिनको मुद्रा के रूप में नापा जा सकता है, जिनकी कीमत मुद्रा में व्यक्त की जा सकती है, तो उन्हें ही मौद्रिक रूप में लिखने की एक कला है। यहां पे एक शब्द आपको मिल रहा है कला। कला क्या है? कला और विज्ञान दो चीजें हैं। आगे इसमें हम अधिक विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं। अभी आप देखें तो लिखने की कला, लिखने की कला है मीन्स व्यवहारों को अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में मौद्रिक रूप में, मुद्रा के रूप में, मीन्स इतने रुपए का ये वस्तु, इतने रुपए की ये वस्तु, इतना रुपया इनसे लिया, इतना रुपया इनको दिया, मीन्स मौद्रिक रूप में, मुद्रा के रूप में लिखने की एक कला है। और अपनी हमने एक बात बताई, फिर दो विद्वानों की बात बताई, उसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं अतः उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पुस्तपालन सभी मौद्रिक व्यवहारों, फिर शब्द आ गया मौद्रिक मीन्स मुद्रा से संबंधित व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में नियमानुसार लिखने की कला व विज्ञान है। यहां पे देखिए दोनों शब्द आ गए, कला व विज्ञान। पिछली कक्षाओं में आपने कला भी पढ़ा है और पिछली ही कक्षाओं में आपने विज्ञान भी पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों की परिभाषा आपको पता ही होगी। बता देते हैं जानकारी के लिए, कला किसी भी कार्य को सुंदरतम ढंग से प्रस्तुत करना ही कला है। कला क्या है? किसी भी कार्य को एक निश्चित नियम के अंतर्गत सुंदर से सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, जो कि आकर्षक हो, सही हो, नियम के आधारित हो। अगर ऐसा ये सारे गुण उसके अंदर व्याप्त हैं तो क्या है? कला। तो कला की परिभाषा है बिल्कुल साधारण सी कि किसी भी वस्तु को सुंदरतम ढंग से प्रस्तुत करना ही कला है। तो लेखांकन में भी जो भी कार्य किए जाते हैं वे नियमानुसार
और सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लिखे जाते हैं, जिसे सरल शब्दों में लिखा जाता है, जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा है किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो पुस्तकालय भी एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो कार्य हैं वो सुव्यवस्थित हैं, सुसंगठित हैं और क्रमबद्ध हैं। एक क्रम के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अभी आपने देखा होगा पुस्तपालन, पुस्तपालन के बाद फिर लेखांकन, लेखांकन के बाद फिर अंकेक्षण। ऐसा नहीं है कि पहले लेखांकन हो जाए, उसके बाद फिर अंकेक्षण हो जाए, फिर पुस्तपालन हो जाए, नहीं। इसका एक प्रोसेस है, आगे भी और ढेर सारे प्रोसेस हैं जिनको आप समझेंगे। तो चूंकि पुस्तपालन के अंतर्गत, हिसाब किताब को पुस्तकों में लिखने के अंतर्गत जो क्रियाएं अपनाई जाती हैं, जो क्रियाएं की जाती हैं, उनमें कला का भी गुण है और विज्ञान का भी गुण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा पुस्तकालय कला और विज्ञान दोनों है। ये तो रही हमारी पुस्तकालय का आशय। देखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ये लिखने का मेरे हिसाब से एक सुंदरतम तरीका है कि सबसे पहले आपका जो पेज होगा, फुल पेज पे आप अपनी एक साधारण सी बात को लिखेंगे। फिर दोनों साइड में, देखिए हमने इस साइड में और इस साइड में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रखी है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये थोड़ी सी जगह इधर कम है, ये दोनों जगह दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बिल्कुल साधारण सी बात नहीं है, ये किसी का कथन है। बिल्कुल हमने इसको अलग तरीके से व्यक्त किया है। अपनी बात को मैंने फुल पेज में लिखा है। जो विद्वान हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान है, उनकी ज्यादा वैल्यू है, इसलिए उनको हमने अलग से दिखाया है, उनकी बातों को। और फिर अपनी बात को और उनकी बात को दोनों को जोड़कर हम निष्कर्ष रूप में एक आदर्श तरीके से संक्षिप्त रूप में उसके आशय को व्यक्त कर देते हैं। और यहाँ भी हम फुल पेज का प्रयोग करते हैं। तो देखने में देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने कैसे इसको लिखा, फिर परिभाषाओं को लिखने का एक ढंग है, उसके बाद कंक्लूजन लिखने का एक ढंग है। तो इसमें आपने उम्मीद करते हैं समझ लिया होगा कि पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखने की एक कला है, ठीक है। और चूंकि एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, सुसंगठित तरीके से लिखा जाता है, इसलिए विज्ञान है। तो पुस्तकालय कला और विज्ञान दोनों है। दूसरी बात है पुस्तकालय की विशेषताएं। आप देखें तो सारी विशेषताएं इसके अंदर छिपी हुई हैं, लेकिन फिर भी इसे हम अलग से आपको बता देते हैं। तो पुस्तकालय की जो पहली विशेषता है कला व विज्ञान, जिस पर डिस्कस हो चुका है कि पुस्तकालय में कला का भी गुण है और विज्ञान का भी गुण है। इस कारण पुस्तकालय कला व विज्ञान दोनों है। दूसरी बात है निश्चित प्रणाली के अनुसार। इसमें देखिए कई प्रणालियां आपने देखी हैं। तो पुस्तकालय का जो कार्य है, हिसाब किताब को जो लिखने का कार्य है, चाहे उसे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखा जाए, इकारा लेखा प्रणाली के अनुसार रखा जाए, भारतीय बही खाता प्रणाली के अनुसार लिखा जाए, तो एक निश्चित प्रणाली को अपना लिया जाता है और उस प्रणाली के अनुसार ही इस पे कार्य किया जाता है। तो पुस्तकालय भी एक निश्चित प्रणाली के अनुसार इसको किया जाता है। अगला है निश्चित सिद्धांतों और नियमों का पालन। इस पर भी चर्चा हो चुकी है कि पुस्तकालय के एक सिद्धांत हैं जो कि प्रायः सर्वत्र समान रूप से लागू होते हैं। तो उन सिद्धांतों का और हिसाब किताब को लिखने का, लेखा करने का जो नियम है, प्री डिसाइडेड रूल्स हैं, उनका भी हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय व्यवहारों का लेखा। ऐसे व्यवहार जिन्हें वित्तीय रूप में प्रकट किया जा सकता है, वित्त मीन्स धन, जिसको धन के रूप में प्रकट किया जा सकता है, केवल उन्हीं का लेखा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित है मौद्रिक रूप में, मीन्स जिनकी कीमत मुद्रा में नापी जा सके, जिनकी कीमत को मुद्रा में व्यक्त किया जा सके कि इतने रुपए मूल्य का है। तो ऐसे व्यवहारों का ही हम पुस्तकालय में लेखा कर सकते हैं। और निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग इस हिसाब किताब को रखने के लिए, इसमें पुस्तकालय में क्रय खरीदने के लिए क्रय पुस्तक, बेचने के लिए विक्रय पुस्तक और नकद क्रय विक्रय के लिए रोकड़ पुस्तक, माल लौटाने के लिए विक्रय बही, सेल्स रिटर्न बुक, खरीदा माल, बेचे हुए माल को वापस आने पर परचेज रिटर्न बुक्स। इस तरह से अलग अलग तरीके की बुक्स का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो ये रही इसकी विशेषताएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही
कि पुस्तपालन क्या है, पुस्तपालन का आशय और पुस्तपालन की विशेषताएं। अगली वीडियो में हम लेखाकर्म या लेखांकन से संबंधित कोई टॉपिक लेंगे, उसे पढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, अपने नोट्स को भी बेहतर तरीके से बनाएं। यह लॉकडाउन और कोरोना वायरस का एक संक्रमण का जबरदस्त समय चल रहा है, जिसमें हमें और आपको दोनों को बचकर और अपने अध्ययन को जारी भी रखना है, बचना भी है और अपने अध्ययन को जारी भी रखना है। धन्यवाद।